तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सरकारी पाठशाला में, जहां पर हम तमाम तरह की जानकारी देखते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कि उनके क्या क्राइटेरिया हैं, हमें क्या फिलअप करने हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, सिलेबस हो या फिर उनकी क्लासेस हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे ये जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप अगर चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको तमाम तरह के नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती है कि गवर्नमेंट जॉब्स के जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं उनके बारे में। तो आज की जो वीडियो है, बेसिकली आज की वीडियो में लेकर आया हूँ सीआरपीएफ के ऊपर, यानी कि सीआरपीएफ ने जो 219 वैकेंसीज लेकर आया है एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनो की, उसके ऊपर ये डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन में लेकर आया हूँ कि किस तरीके से हमें काम करना है और क्या क्या इसके ऊपर है। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है और समझते हैं चीज़ों को। जैसा कि दोस्तों नोटिफिकेशन जो आया है सीआरपीएफ का, उसके अंदर 219 वैकेंसीज यहाँ पर शो कर रहा है कि वैकेंसीज इतनी जो है 219 है। अब देखते हैं वैकेंसीज किस तरीके से बनी है यहाँ पर। अगर बात की जाए जनरल के कैंडिडेट्स के लिए, तो जनरल की यहाँ पर 75 सीट्स अवेलेबल हैं, ओबीसी की 80 सीट्स अवेलेबल हैं, एससी की 42, एसटी की 22 और टोटल इस तरीके से बनती है 219 यहाँ पे सीट्स बनती हैं। तो ये 219 सीट्स जो हैं दोस्तों, ये सीआरपीएफ की अपनी अथॉरिटी के अंदर है कि वो इन्हें इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार, क्योंकि इसके ऊपर सीआरपीएफ को अपना अधिकार है कभी भी सीट्स को बढ़ाने या घटाने का, और ऐसा एक दो बार हुआ भी है जब उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे सीट को इंक्रीज या डिक्रीज किया है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं क्योंकि ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचना भी बेकार है, बस हमें अपनी प्रिपरेशन का ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों हम डेट की। तो जैसा कि अगर बात की जाए नोटिफिकेशन लाइव होने की जो डेट थी वो थी 27 मार्च 2017, और लास्ट डेट जो यहाँ पे है वो 25 अप्रैल 2017। तो लास्ट डेट यहाँ पर 25 अप्रैल 2017 ज़रूर है, लेकिन ये लास्ट डेट उन्हीं के लिए है जो कि 20/4/2017 तक अपनी ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन फीस यहाँ पे जमा कर देंगे। अगर ऑनलाइन फीस आप 20 तारीख तक जमा कर देते हैं तो फिर आप 25 अप्रैल 2017 तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आपने 20 तारीख तक अपनी फीस जमा नहीं करी तो 20 के बाद यहाँ पे फीस जमा नहीं होगी, लिहाजा आपको फॉर्म भी फिलअप नहीं होगा। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा जो लास्ट डेट के लिए बैठे होते हैं कि 25 अप्रैल अगर लास्ट डेट है तो वो 24 गया 25 को ही फॉर्म फिलअप करने जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि लास्ट डेट 25 जरूर है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट होने की जो लास्ट डेट है वो 20/4/2017 है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चलना है। अब बात की जाए यहाँ पे फीस की, तो बता दूँ यहाँ पे पेमेंट जो हो रहा है वो ऑनलाइन ही होगा पेमेंट, ऑफलाइन मोड नहीं है यहाँ पे पेमेंट का। अब देखते हैं फीस इसमें जा कितनी रही है। तो अगर बात करें जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए तो उनको 100 रुपये यहाँ पे फीस देनी होगी। उनका फीस का ऑनलाइन पेमेंट चार्ज है वो है 100 रुपीज़। और वहीं पे एससी एसटी या फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पे उन्हें कोई भी फीस नहीं देनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं, एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अब बात की जाए एज की, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग फैक्टर यहाँ पे हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए, तो एज यहाँ पे जो कैलकुलेट होगी दोस्तों वो इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की 25 अप्रैल 2017, उसी तक एज यहाँ पे कैलकुलेट होगी, उसी डेट तक। और अगर आप यहाँ पे 25 से अबव जा रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम एज जो है इसकी 25 है, और अगर आप एससी या एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो फिर आप यहाँ पे इसके लिए रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं। जैसा कि जानकारी देखें, अगर चेक करें तो एसटी या एससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है यहाँ पे, ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन। लेकिन ये रिलैक्सेशन यहाँ पे तभी मिलेगा जब आप अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सही प्रोवाइड करा देंगे। तो आप डॉक्यूमेंट्स बनाने का तरीका जो है, इसकी नोटिफिकेशन जो आया है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे बनवाने हैं आपको अपने कास्ट से रिलेटेड। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर क्राइटेरिया मिल जाएगा जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा जब आपका डॉक्यूमेंटेशन का टाइम आएगा। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन के टाइम आप ये चीज़ नहीं दिखा पाते हैं तो इसलिए फिर आप अपनी कैटेगरी में कंसिडर ना करके आप जनरल की कैटेगरी में कंसिडर कर दिए जाएंगे, और अगर आपकी एज 25 से ऊपर है तो फिर वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पे क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10+2 यानी कि 12th क्लास यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। तो ये तो इतना बड़ा मैटर नहीं है यहाँ पर क्वालिफिकेशन का, लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ या फिर टफ चीज़ जो है वो है इसमें स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर विद 80 वर्ड पर मिनट, यानी कि कंप्यूटर पर जो टाइपिंग होगी वो। अगर बात की जाए टाइपिंग की तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी कैंडिडेट्स को, उन कैंडिडेट्स को जो सीआरपीएफ में अपनी जॉब लेना चाहते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। तो उनको टाइपिंग पे अपना ध्यान देना होगा, और ध्यान सिर्फ टाइपिंग पे अभी से देना होगा, क्योंकि टाइपिंग एज कंपेयर टू रिटन एग्जामिनेशन
टफ होने वाली है इसमें, तो टाइपिंग पे आपको खास तौर पे ध्यान देना होगा। अब चेक करते हैं यहाँ पे दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है इसमें जो कि आपको फुलफिल करने होंगे इस जॉब के लिए। तो बात की जाए फिजिकल स्टैंडर्ड की, अगर देखें हाइट यहाँ पर मेल और फीमेल की, तो मेल में जो नॉर्मली मेल्स है उनकी हाइट जो होगी 165 की रिक्वायरमेंट है। अगर एसटी या एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट यहाँ पे 162.5 यानी कि उनके लिए रिलैक्सेशन है यहाँ पर। अगर बात की जाए फीमेल्स की हाइट की तो फिर से नॉर्मली जो होगी 155 चाहिए, और अगर आप एसटी में आते हैं तो उनके लिए रिलैक्सेशन है 150 उनके लिए यहाँ पे हाइट चाहिए। चेस्ट की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट्स के लिए नॉर्मली 77 to 82 यहाँ पर चेस्ट चाहिए, और एसटी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फिर से रिलैक्सेशन होता है, और 76 से 81 तक यहाँ पे उनके लिए चेस्ट चाहिए। तो ये तो था हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड। इनके ऊपर अगर आप खड़े नहीं उतरते हैं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा सकते हैं। तो आप अपनी हाइट और चेस्ट, आप अपना सभी चीज़ आपको देखनी होंगी। अगर आप रियली में ये जॉब चाहते हैं, दिल से ये जॉब चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। अगर आपकी हाइट यहाँ पे कम है तो फिर आपका फॉर्म भरना ही बेकार है। तो इसलिए आप पहले से चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स के, आप उन स्टैंडर्ड पर खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पेस के, जो कि सैलरी के बेसिस बात, कोई भी जॉब करें हम तो सैलरी जानना कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि अगर हम कोई भी जॉब करते हैं तो ऑब्वियस है सैलरी उसमें मिलेगी, तो सैलरी के बारे में जानकारी लेना कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखें ग्रेड पे हमें जो प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पर सीआरपीएफ, वो 2800 यानी कि 2800 यहाँ पे ग्रेड पे प्रोवाइड करा रहा है, और पे बैंड जो है इसका 5200 से 20,200 तक है, जो कि काफ़ी अच्छा है 10+2 के लिहाज से। अगर हम देखें तो कोई बुरा नहीं है इसमें, ग्रेड पे और पे बैंड भी इसका। तो आप निश्चित होकर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो। और बात की जाए प्रोसेस की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो चीज़ थी जिसके लिए वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है, वो प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए ही बनाई है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेस में क्या क्या आता है। प्रोसेस में सबसे पहले जो काम होता है वो होता है पीएचडी और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का, उसके बाद होता है रिटन टेस्ट, उसके बाद होता है स्किल टेस्ट। अब दो स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन जो है वो सबसे ज़्यादा है पीएचडी के रिगार्डिंग कि ये पीएचडी क्या है, ये किस तरीके से होता है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर पीएचडी में क्या हमसे रनिंग भी करवाई जाएगी या फिर क्या हमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स ही होंगे वहाँ पे। तो बता दूं पीएचडी में आपको रनिंग या फिर कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करना है। पीएचडी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी जो फिजिक है सिर्फ उसका मेजरमेंट होगा कि आप उनके बताए जो हाइट है, जो चेस्ट है या फिर और जो क्राइटेरिया हैं उनके ऊपर आप खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते। वहाँ पे सिर्फ मेजरमेंट होती है और इसके अलावा कोई भी वहाँ पे रनिंग या फिर और तमाम तरह की फिजिकल वर्क वहाँ पे नहीं होता है। और उसके साथ ही यहाँ पे उसी दिन जिस दिन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसी दिन यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी होगा। तो आप याद रखिएगा अगर आप जॉब को अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं और चाहते हैं आपको कहीं भी रुकावटों का सामना ना करना हो तो यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेकर जाइएगा, क्योंकि अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हुआ तो वहाँ से आपको लौटा दिया जाएगा और आप वहीं पे अनक्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो स्टेज है वो हमारा पीएचडी और डॉक्यूमेंटेशन का है। उसके बाद अगर आप ये स्टेज यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद बारी आती है रिटन टेस्ट की। तो रिटन टेस्ट जो होगा इतना टफ नहीं होने वाला है, इसमें रिटन टेस्ट नॉर्मल सा ही होगा। और इसके लिए जो आपको प्रिपरेशन अगर आप कर सकें अच्छे से तो अच्छी बात है, या फिर आपने किसी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करी है तो फिर आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। रिटन टेस्ट इतना टफ नहीं होने वाला है। अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद बारी आती है स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट उसके बाद यहाँ पे होगा सबसे लास्ट में, जो कि सबसे ज़्यादा टफ फैक्टर है यहाँ पर। यानी कि अगर स्किल टेस्ट आपको जॉब चाहिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको हार्ड वर्क जो करना होगा दोस्तों वो स्किल टेस्ट पर ही करना होगा, जो कि कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग होगी यहाँ पर। अगर आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाई कर गए तो आप समझिए जॉब आपकी 99% चांसेस हैं कि जॉब आपको मिल जाएगी। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि कंप्यूटर टाइपिंग है 1 से 2 महीने में हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, आपको अगर सीरियसली जॉब चाहते हैं तो कंप्यूटर टाइपिंग के लिए आप अगर अच्छे हैं, नॉर्मली आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, तो फिर भी आपको 5 से 6 मंथ चाहिए स्किल टेस्ट के लिए। यानी कि 5 से 6 मंथ का टाइम आपको चाहिए जिससे कि आप अपनी कंप्यूटर टाइपिंग में पकड़ बना सकें। तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे हल्के में ना लीजिएगा, इसके लिए अभी से प्रिपेयर कीजिएगा, तभी आप स्किल टेस्ट की टाइमिंग तक यहाँ पे क्वालिफाई इसके लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। जैसा कि अगर पीएचडी आपने क्वालिफाई किया तो उसके लगभग 1 महीने बाद आपके रिटन टेस्ट की डेट आ जाएगी, उसके लगभग 1 महीने बाद आपकी स्किल टेस्ट की डेट आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको सारे की फैक्टर्स देखते हुए चलना है और स्किल टेस्ट पर विशेष तौर से ध्यान देना है। अब बात की जाए यहाँ पे सिलेबस की दोस्तों, तो सिलेबस यहाँ पे कोई अलग नहीं है, जितना नॉर्मली सारी जॉब्स का सिलेबस होता है वही है। इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो हमारे 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट जो होगा वो होगा 200 मार्क्स का,
जिसमें पहले सेक्शन में हिंदी या इंग्लिश, यानी कि हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज इन दोनों ही होंगे। आप जो भी चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करना चाहें तो वहाँ पे इंग्लिश का आपको अलग क्वेश्चन पेपर होगा। हिंदी लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर मीन्स कि वहाँ पे अलग क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के और वहाँ पे अलग क्वेश्चन होंगे हिंदी के, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। और अगर आप बात की जाए सेक्शन बी तो जनरल इंटेलिजेंस होगा, सेक्शन सी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड सेक्शन डी इज क्लरिकल एप्टीट्यूड। ये जो 3 सेक्शन होंगे यहाँ पर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे इनके क्वेश्चंस जैसे होते हैं। और लेकिन यहाँ पे अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं सिर्फ हिंदी में होंगे, इंग्लिश में करना चाहते हैं सिर्फ इंग्लिश में होंगे, क्वेश्चंस इनके अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। तो ये तो थी पार्ट 1 की जानकारी। पार्ट 1 200 मार्क्स का होगा यहाँ पर, और जो पहली मेरिट जो लगेगी रिटन टेस्ट के बाद वो इन 200 मार्क्स में से ही लगेगी। और उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 40% मार्क्स यहाँ पर लेकर आने हैं। 40% मार्क्स की अगर बात की जाए तो 200 में से 80 मार्क्स आपको लेके आने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। और जो पहली मेरिट जो लगेगी, मेरिट इसमें बेसिकली लगती नहीं है, इसमें उन स्टूडेंट्स का नाम दे दिया जाता है जो एग्जाम को क्वालिफाई कर दिए जाते हैं, उनकी लिस्ट अपलोड हो जाती है नेट पे रिजल्ट के साथ, और वहाँ पे आप क्वालिफाई अगर कर जाते हैं तो वहाँ पे आपका नाम वहाँ पे शो हो जाता है। फिर उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो है 40% यानी कि 80 मार्क्स, और जो SC कैंडिडेट्स के लिए, ST कैंडिडेट्स के लिए 35% यानी कि 75 मार्क्स यहाँ पर बनते हैं, 70 मार्क्स यहाँ पर बनते हैं। अब बात की जाए पार्ट 2, तो पार्ट 2 होगा दोस्तों 25 मार्क्स का, जिसमें हमें ऐसे राइटिंग 15 मार्क्स की होगी और लेटर राइटिंग 10 मार्क्स की होगी। और ये बाइलैंग्वेज होगा, यानी कि यहाँ पर आपको चॉइस है कि आप हिंदी में लिखना चाहें ऐसे तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ये आपकी चॉइस के अनुसार है। फिर ये जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, मेरिट में आपका नाम हो जाएगा। यहाँ पे 25 मार्क्स इस 200 मार्क्स में नहीं जुड़ेंगे। जब आपका रिटन टेस्ट के बाद मेरिट में नाम आएगा आपका तो उसमें 25 मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जब फाइनल मेरिट लगेगी तो वो 225 मार्क्स से ही लगेगी फाइनल मेरिट। तो फाइनल मेरिट के लिए आपको 225 मार्क्स में से ही नंबर्स गेन करने होंगे। तो दोस्तों यही थी इस वीडियो में जानकारी। और बता दूं, अगर आपको कोई और क्वेरी हो रही है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 7983306702, ये सरकारी पाठशाला जो मेरा चैनल है उसका व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप भी जुड़ सकते हैं। +91 यहाँ पे आप लगा दीजिएगा, जिससे कि अगर दिक्कत हो तो उससे आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकेंगे। तमाम तरह की क्वेरीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड, आपकी जितनी भी क्वेरीज उनके सॉल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड होते हैं। और पहले से कई स्टूडेंट्स से जुड़ चुके हैं। और आई होप आपको वीडियो यहाँ पे समझ में आई हो। जो मैंने बताया था, जितने भी डाउट्स थे आपके वो सारे डाउट्स मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। सबसे ज़्यादा जो डाउट्स थे लोगों के वो थे PhD के रिगार्डिंग, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग। और एक और जानकारी बता दूँ, अगर आपकी बॉडी पर यहाँ पे टैटू है दोस्तों तो उसके लिए आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि टैटू, अगर आप, पता नहीं स्टूडेंट्स क्यों टैटू बनवा लेते हैं जब वो जॉब्स के लिए देखना चाहते हैं, स्पेशली जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जैसे कि आर्मी या फिर जो CRPF वगैरह जितनी भी जॉब होती हैं यहाँ पे, उन जॉब्स के लिए देखना चाहते हैं। तो उसके लिए स्टैंडर्ड है यहाँ पर कि 1/4 यानी 25% लेंथ हाइट, इतनी 25% का आपका टैटू अगर आपकी बॉडी पर है, आर्म्स के ऊपर, 4 आर्म्स के ऊपर, तो वो एक बार को चल सकता है। वो भी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन टैटू वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो आपने अगर टैटू बनवा रखा है तो आपको शायद दिक्कतों का सामना करना हो सकता है। तो यही थी जानकारी दोस्तों। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल मेरा, क्योंकि इस वक्त तमाम तरह की सरकारी जितनी भी जॉब्स निकलती हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ मैं, और डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ना सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है बल्कि यहाँ पर तमाम तरह की क्लासेस, यानी कि जितनी भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट की सारी क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब करना चाहें चैनल, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।